अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड द लास्ट डे ऑफ द वीक। सो आज जो है वो बहुत सारी बातें फिर से होंगी बिकॉज कल खेला गया मैच जिसका इख्तिताम नहीं हुआ था, सिर्फ पहली इनिंग अभी तक हुई थी जिस पे हमने थोड़ी सी बात की थी, तो उसके हवाले से बात होगी। साथ ही हम बहुत दिनों से बात करना चाह रहे हैं फ्यूचर टूर प्रोग्राम पे, और वो उस वक्त जो है वक्त नहीं बचता कि हम डिटेल में बात कर सकें, तो आज कोशिश करेंगे डिटेल में उस पर भी बात हो सके। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस इंडीड, वीकेंड इज हियर, लेकिन वीकेंड का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि खेलों का एक्शन जो है वो कम हो जाएगा। वेदर इट इज क्रिकेट और इट इज फुटबॉल, आई थिंक द एक्शन, इनफैक्ट फुटबॉल जो वीकेंड एक्शन होता है इज बैक ऑन। शायद कभी मौका मिला तो हम बात भी कर लिया करेंगे इसके हवाले से, लेकिन ऑफ कोर्स आवर फोकस इज गोइंग टू रिमेन ऑन क्रिकेट। हाउएवर, as always, let us start our program with What's Up in Sports. So over to Savera. So What's Up in Sports की करते हैं शुरुआत, और What's Up in Sports में सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया कि कल दूसरा ओडीआई खेला गया पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस की। जिस तरह पहले वनडे में जो है वो दिल धड़काने वाली परफॉर्मेंस हो गई थी, वैसी बिल्कुल भी नहीं हुई। एंड नीदरलैंड को 187 रन्स पर आउट करके 34 ओवर्स में जो है वो टारगेट अचीव कर लिया 3 विकेटों के नुकसान पर। बाबर आजम ने 57 रन्स बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 69 एंड आगा सलमान, जिनको शुक्र जल्दी भेजा गया था, तो उन्होंने 50 रन्स बनाकर जो है उन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाई। मोहम्मद नवाज की बात करें तो मोहम्मद नवाज वॉज द मैन ऑफ द मैच, और कौमी टीम ने जो कमज़ोर हरीफ हैं उनके खिलाफ सीरीज़ तो जीत रही है, लेकिन इस सीरीज़ से हमें सुपर लीग के पॉइंट्स मिले हैं। बट क्या अब तीसरा जो ओडीआई है उसमें क्या हमें बेंच खेलती हुई दिखेगी कि नहीं दिखेगी, वो तो पता चलेगा जब 21 को तीसरा ओडीआई खेला जाए। अब नहीं खिलाएंगे बेंच तो फिर कब खिलाएंगे खुदारा। लेकिन चले जी, बात करते हैं कुछ हॉकी के हवाले से। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो इंतखाबात का मरहला था वो अब मुकम्मल हो गया है। आप जानते हैं जी, पिछले 1-2 महीने में छोटा सा एक टर्मोइल देखने में आया था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इंटरवीन करना पड़ा था, पिछली मैनेजमेंट को जाना पड़ा था, केयर टेकर सेटअप आया था, और इस केयर टेकर सेटअप की निगरानी में आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात कराची में हुए, और जिसमें बताते ये चलें कि मलिक खालिद सज्जाद खोकर साहब जो हैं वो एक बार फिर से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा हैदर हुसैन वॉज ऑल्सो द केयर टेकर और एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी, वो भी अगले 4 साल के लिए सेक्रेटरी PHF होंगे। और इन दोनों हजरात ने हॉकी को जो खोया हुआ मुकाम है पाकिस्तान का, उसको एक बार फिर से वापस दिलाने की बात की है। लेट्स विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, टच वुड, एंड आई होप कि वो जो है इस तरह करें, बिकॉज जिस तरह कराची हॉकी एसोसिएशन को उन्होंने चलाया है उस तरह अगर PHF भी चलने लगे तो रियली। और बहुत जल्दी अपने प्रोग्राम में हैदर को बुला के जरा अब उनके लास्ट टाइम तो जब आए थे तो हैदर कहते थे कि जी मैं तो अभी एक्टिंग हूँ, केयर टेकर हूँ, अब उनसे जरा पूछेंगे कि वीकेंड पे होमवर्क कर लें अपना, और फिर अगले हफ्ते जरा उनसे तफसील से हम बात करेंगे। बात करते हैं कुछ टेनिस के हवाले से। सिंसिनाटी मास्टर्स का जिक्र करते हैं, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की थी राफेल नडाल के हारने के हवाले से। टेनिस का एक और बड़ा नाम नडाल के बाद एंडी मरे जो हैं उनको भी इस टूर्नामेंट में शिकस्त हो गई है, और दूसरे राउंड में एंडी को उनके हम वतन कैमरून नोरी ने जो है वो शिकस्त दी है, और उन्होंने अपने करियर में पहली बार मरे के खिलाफ कामयाबी हासिल की। एंडी मरे आप जानते हैं एक ज़माने में वेरी प्रॉमिसिंग स्टार, मैनेज टू विन ग्रैंड स्लैम एज वेल, लेकिन इंजरी की वजह से ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर मेनी ईयर्स और तकरीबन रिटायर हो गए थे, बट ही हैज़ मेड अ कमबैक एंड लेट्स सी कैसा रहता है उनका ये कमबैक। सो दैट्स इट फॉर व्हाट्स अप इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट में आपने सुन ली सारी खबरें जो कि अभी अपडेटेड सारी न्यूज़ हैं, बट साथ ही साथ अब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, जिस तरह हमने व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में भी बात की कि क्या इस टूर से हासिल किया टीम पाकिस्तान ने, क्रिकेट की टीम ने जो है वो क्या हासिल किया। सो अदील, सुपर लीग की जब हम बात करें, ऑब्वियसली ये सुपर लीग का हिस्सा थी ये सीरीज़। सो 2 मैचेस के साथ हमने 20 पॉइंट्स तो हासिल कर लिए, बट अब जब तीसरे मैच की बात करें, सो तीसरे मैच में बेंच दिखेगी या नहीं, वो आखिरी भी जो 10 पॉइंट है वो हमने हासिल करने, इसलिए विनिंग कॉम्बिनेशन। देखिए सवेरा, वही जो अभी बात करें थोड़ी देर पहले कि अगर अब पाकिस्तान की बेंच को नहीं खिलाएंगे तो भाई कब बेंच को खिलाओगे पाकिस्तान की। आप यही देखें कि अप्रोच कितनी डिफरेंट होती है। इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेल रहा है, ब्रेवरी के साथ खेल रहा है। पाकिस्तान टीम कल तो यकीनन अच्छा खेली, इवन दो शुरू में फिर भी हिकअप हुआ। हमारे 2 ऐसे बैट्समैन जिनको रन्स करने चाहिए थे, स्पेशली इमाम, दुनिया के नंबर 2 बैट्समैन रन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक नाउ दैट द सीरीज इज इन आवर पॉकेट, पाकिस्तान इस चैंपियनशिप में जो वर्ल्ड कप सुपर लीग है इसमें तीसरे नंबर पर अब आ चुका है।
मेरे ख्याल से आर पोजीशन इज प्रीटी मच सेफ फॉर द डायरेक्ट क्वालिफिकेशन इन द वर्ल्ड कप। अब तो खुदारा खिला दें धानी को, कुछ तो कर लें, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब। एग्जैक्टली सो अब नहीं तो कब, मगर अब नहीं तो कब को इस डिस्कशन को हम आगे लेकर चलते हैं। और मैंने जिस तरह कहा था कि एफटीपी पे भी बात करेंगे, एंड सिर्फ मैं और अदील यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद गेम सेट मैच में। जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका। अदील आपको भी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सो भट्टी साहब, पहले जब ओडीआई हुआ तो उसमें तो थोड़ा सा जरा दिल थोड़ी देर के लिए धड़का था कि ऐसा तो नहीं है नीदरलैंड चेज ही कर जाएगा, मगर इवेंचुअली दूसरे कल ओडीआई में कुछ, मैं अभी भी कुछ डोमिनेंस कहूंगी, लोग बड़ा नाराज होंगे इस कुछ डोमिनेंस से कि आपको डोमिनेंस नहीं दिखती, मगर क्योंकि एक तरफ ये मैच हो रहा था तो दूसरी तरफ इंडिया जिम्बाब्वे हो रहा था, और प्योर शेयर डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो वो उस तरफ ज्यादा दिखी। देखिए सवेरा, हम लोग अनफॉर्चुनेटली जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, और इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनका अगर ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखें तो ये बिल्कुल एक वो फियरलेस क्रिकेट जो खेलते हैं ना, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग मैचेस जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। फिर जब हम ये कहते हैं कि जी कामयाबी जो है वो बहुत सारी खामियों को भी छुपा देती है, तो मेरे ख्याल में हमारी जो सबसे बड़ी खामी है, नो डाउट बाबर जो है फ्रंट से लीड कर रहे हैं, टीम को जितवा रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन मेरे ख्याल में एक तो हमें फियरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए, फिर अब हमें 300 के हिस्से से जान छुड़ाकर 400 प्लस की तरफ जाना चाहिए। अगर हम इन बड़ी टीमों को देख लें कि इंडिया को, जिस तरह आप इंडिया की बात कर रही हैं कि जब उनको 189 का कल टारगेट मिला तो उन्होंने 10 विकेट से ये मैच खत्म कर दिया। हमें अगर कहीं इस किस्म का टारगेट मिलता तो हम 4-5 विकेट जरूर गंवा देते। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी हमें अपनी कोच चले चेंज ना करें, लेकिन सोच तो जरूर चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल भट्टी साहब, सवाल देखें यहाँ पे एक जो बुनियादी आता है वो यही आता है कि ये फियर की वजह क्या हो सकती है। माशाल्लाह आपने बड़ी क्रिकेट देखी है, दहाइयों से आपका जो है वो तजुर्बा है क्रिकेट पे तज्जिया करने का। ये फियर कहीं, जैसे मैं क्रिक इन्फो में आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डरिंग की जो विल्नरेबिलिटीज़ हैं उसकी कमज़ोरी को पिन पॉइंट किया है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर क्योंकि कमज़ोर है, इसलिए पाकिस्तान के जो शुरू के बैट्समैन हैं, जो बैटर्स हैं, सॉरी नॉट बैट्समैन, सॉरी सवेरा, जो बैटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर के और मोहतात होकर खेल रहे हैं, और वो जो 400 रन की आप बात कर रहे हैं उसको अप्रोच नहीं कर पा रहे। आपका क्या तज्जिया है भट्टी साहब इस चीज़ के हवाले से, ये माइंडसेट क्यों चेंज नहीं हो पा रहा हमारा? देखिए, एक तो हम लोग हार से डरते हैं। पाकिस्तान टीम की जिम्मेदारी जिसके पास भी होती है, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे सकलैन मुश्ताक हो, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरे दौर में तो टीम जीत जाए, जो बाद में आएगा वो खुद ही सूरत हाल का भुगत लेगा। फिर अब देखिए 2023 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, अब वो 13-14 महीने दूर है, नवंबर 2023 में होना है, लेकिन अभी तक उस नंबर 4 पोजीशन पर कल सलमान अली आगा ने काफी अटैकिंग क्रिकेट खेली, 50 रन बनाए, लेकिन कल से पहले तक हमें ये नहीं पता था कि इस पोजीशन पर कौन खेलेगा। हमने डेब्यू करवाया सलमान अली आगा को पहले मैच में और भेजा उनको 8वें नंबर पर। अगर डच टीम के खिलाफ भी हम कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते अपने मिडिल ऑर्डर बैटर को, तो फिर किस टीम के खिलाफ देंगे? आगे तो अब हमने जनवरी में सीरीज खेलनी है 50 ओवर की, वो हमने खेलनी है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में सोच तब्दील करने की जरूरत है। देखिए, मैं अदील सवेरा, मैं काफी अरसे से ये बात कर रहा हूँ, दुनिया की दूसरी टीमें भी अब ये कॉन्सेप्ट लेके चली हुई हैं। ठीक है, टेस्ट मैचेस के लिए आप एक अलग कोच रखें, लेकिन लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब हमें एक कोच तब्दील करना है। ब्रेंडन मैकलम की अब दुनिया मिसाल दे रही है ना कि न्यूजीलैंड से वो गए ऑल द वे इंग्लैंड गए, और इंग्लिश जो टेस्ट टीम है उसकी उन्होंने सोच तब्दील कर दी। तो कोई रमीज राजा खुद क्रिकेटर है, बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट में उनका नाम है, वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कहते हैं। तो मेरे ख्याल में रमीज राजा की अब ये जिम्मेदारी है। वो अपने यूट्यूब चैनल्स पर तो बहुत सारी बातें करते थे, अब वो इस पोजीशन पर है कि फैसले लें। तो मेरे ख्याल में रमीज राजा को चाहिए कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में बाबर आजम ठीक है कप्तानी करे, लेकिन मेरे ख्याल में फॉरेन कोच जो है वो ही पाकिस्तान टीम का इलाज है। हमारे कोच जब भी आएंगे वो थोड़ा सा डिफेंसिव होते हैं। बोरा जो है वो डिसीजन जब लेगा तो फिर वो उसमें मेरे ख्याल लगी लिपटी नहीं रखेगा।
हमें और थोड़ी भट्टी सी साहब, अपनी सोच और अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल, और आपने वो फर्क देखा था। हम पिछले वर्ल्ड कप की बात करते हैं, अभी जो वर्ल्ड T20 हुआ, तो मैथ्यू हेडन का इम्पैक्ट आया था, वो हमें दिखा था, वो लड़कों का कॉन्फिडेंस दिखा था कि लड़के डर नहीं रहे थे हिट आउट करने के लिए। मगर साथ ही साथ जब रमीज राजा साहब आए थे तो उस वक्त उन्होंने शुरू में ये कहा था कि हम पावर हिटिंग कोच भी अटैच करेंगे टीम पाकिस्तान के साथ। वहां तो नहीं हुआ, बट आई रिमेंबर कि लाहौर कलंदर्स ने जो है वो अपने साथ एक पावर हिटिंग कोच अटैच कर लिया था। आपको लगता है कि अब जो सारी बातें कही गई थी वो उन पे काम करने का वक्त आ गया, बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आईसीसी इवेंट्स नाउ? देखिए, पावर हिटिंग कोच के लिए पीसीबी ने पोस्ट एडवर्टाइज की हुई है। उसके बाद क्या हुआ, फॉलो अप ना हमने किया ना पीसीबी ने बताया कि क्या हुआ। लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ फिजियो जरूर होगा, डॉक्टर जरूर होगा, मैस्योर जरूर होगा। लेकिन देखिए, जब हम इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ 13-14 लोगों का लेके चलते हैं तो मेरा ख्याल पावर हिटिंग कोच जो है वो अब दुनिया भर की क्रिकेट की डिमांड है। अब आप देखें कि इंग्लैंड में हमने देखा है कि बेसबॉल का, शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम में बेसबॉल का उन्होंने कोई प्लेयर है जिसको अपनी टीम के साथ रखा हुआ है। तो जब दुनिया में इतनी नई चीजें हो रही हैं तो मेरे ख्याल में रमीज राजा साहब दुनिया में बहुत ज्यादा उन्होंने क्रिकेट देखी है, बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है। तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट ठीक है, राइट डायरेक्शन पर है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी क्रिकेट के गलत डगर पे जा रही है, लेकिन जो छोटे छोटे से हमारे स्पॉट्स हैं जिनको फिल करने की जरूरत है या जिनको टिक करने की जरूरत है, उनमें से एक जो है ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में पावर हिटिंग का जो शोबा है, ये सुन तो हम बहुत अरसे से रहे हैं। मेरे ख्याल में पावर हिटिंग कोच अब वक्त की जरूरत है। अगर पावर हिटिंग कोच नहीं ला रहे तो एटलीस्ट व्हाइट बॉल फॉर्मेट में आप कोच चेंज कर दें। इंग्लैंड ने ये तजर्बा करके देखा, तो पाकिस्तान में भी ये तजर्बा हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। एब्सोल्युटली जी। अब ऐसा करते हैं कि अपनी स्क्रीन में, वैसे भट्टी साहब तो वैसे ही काफी पुरौनक हमारी स्क्रीन की भी है, लेकिन अब स्क्रीन को थोड़ी सी और रौनक बख्शते हैं और मारूफ तजियाकार फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद, हमारे शो में हमारे काफी रेगुलर मेहमान भी रहते हैं और इस वक्त हमारे साथ वो भी हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम अदील। फवाद साहब, अभी हम भट्टी साहब से भी बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की अप्रोच के हवाले से और आप सुन भी रहे होंगे उनका कमेंट। मैं वही सवाल जरा आपको भी पुट फॉरवर्ड करता हूं जो मैंने भट्टी साहब से अभी बात की थी इसके हवाले से। व्हाट इज स्टॉपिंग अस? जैसे कि बड़े अच्छा पॉइंट था भट्टी साहब का कि 300 नहीं 400 का सोच के खेलो तो शायद 350 पे आके कहीं जम जाओ। लेकिन इवन अगेंस्ट अ टीम लाइक नेदरलैंड्स एक घबराहट नजर आ रही है, एक कुछ झिझक सी नजर आ रही है। क्या वजह है? क्या ये मसला हमारे बैटिंग ऑर्डर का है, टीम सिलेक्शन का इशू है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? वो क्यों अप्रोच हम नहीं कर पा रहे जो दुनिया की, आप ये देखिए इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही है लेकिन वो अपनी अप्रोच चेंज नहीं कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। तो फवाद साहब, आपका क्या ख्याल है? सर देखिए, जो भट्टी साहब बात कर रहे थे, एक बात तो वो भी है कि जो हमें हार का खौफ है, जो हमारी सोच और अप्रोच है। आप अगर पुराने मैचेस आजकल आते हैं शारजा के, दुबई के, उस जमाने में हम 350 350 रन बनाया करते थे। आज से 20 साल पुरानी बात है और ऐसा क्या हुआ कि अब हम इस वक्त पे आके भी 300 मुश्किल से बना पा रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि जो हार की जो बात बताई भट्टी साहब ने, वो हमारी ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट और सारी क्रिकेट में आ गई कि हर आदमी जीतना चाह रहा था। मैं क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट, बच्चों की अंडर 19 क्रिकेट भी बड़े शौक से फॉलो भी कर रहा होता हूँ, देख भी रहा होता हूँ। एक तो आपके कोई कप्तान नहीं पैदा हो पा रहा और मुझे नहीं नजर आता होगा, क्योंकि हम जब क्रिकेट खेलते थे उस जमाने में हमारे साथ मैनेजर होते थे, कोचेस कोई फॉर्मल क्रिकेटर्स नहीं होते थे, तो हम हार के लड़ के खुद सीख भी जाते थे। अब अगर आप क्रिकेट के मैदानों में जाएं, अगर 12 टीमों के 12 कोच हैं तो 12 के 12 बाहर से बैठ के कप्तानी कर रहे होते हैं। अच्छा, हर कोच जीतना चाहता है। माजी में पॉलिसी भी क्रिकेट बोर्ड की ये रही कि जो कोच जीतता था उसे टीम के साथ टूर पे उस कोच को भेज दिया जाता था। तो वो जीत के चक्कर में अजब अजब किस्म की एक उन्होंने चीजें लेके आए। प्लेयर्स भी आपके नहीं निकल पाए, क्योंकि अब मुझे नहीं नजर आ रहा, जो क्रिकेट मैं देख रहा हूँ, शोएब मलिक अभी भी हमारा 40 साल की उम्र में बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। और जितने क्रिकेट 4 साल से ये चेंज हुई है, मैं इन सब से सवाल करता हूँ कि मुझे 10 नाम देते प्लेयर्स के कि जो ये कह सकते हैं कि यंगस्टर 100 फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे। मुझे कोई लड़का फ्यूचर में पाकिस्तान का खेलने वाला नजर नहीं आ रहा, और ये हमारी जो टीम खेल रही है ये बेस्ट टीम है। तो अगर बेस्ट टीम की ये परफॉर्मेंस है तो आप 3 साल में आप आज शाहीन आफरीदी
जो था उसमें आप गए, आपके पास उसका रिप्लेसमेंट सही तरीके से, और खौफ में तो आप रहेंगे क्योंकि आपका जो वो भी इस खौफ में रहता है कि अगर आप हार गए तो उसको हटा दिया जाएगा, जो कोच है वो भी बिल्कुल बिल्कुल तो हटा दिया जाएगा। खौफ में रहेंगे तो कोई चांस ही नहीं है कि आप एग्रेसिव या पॉजिटिव क्रिकेट खेल सकें। दूसरा ये कि नीचे से बच्चों का माइंड सेट बनाया जाता है कि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलें, वो बन नहीं रहा। राइट भट्टी साहब, वैसे ये वाकई ये जो फवाद साहब ने बात की, ये वाकई एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम मतलब हम अभी तो ओडीआई फॉर्मेट और बात कर रहे हैं, मगर मैं टी20 में भी देखती हूँ कि हम घूम फिर के हम अपने उसी मिडिल ऑर्डर पे आ जाते हैं। हम आसिफ, इफ्तिखार, वी गो बैक टू देम, ड्रॉप करते हैं। कहीं उन्होंने परफॉर्मेंसेस नहीं की, पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस पे हम उनको फिर से वापस ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं दिखता। ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन बनाया नहीं जा रहा। मतलब ये एक अजीब सी एक एम्बिग्विटी है। सवेरा इतने बुरे हालात नहीं है जितनी हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे पास वाइट बॉल फॉर्मेट में आज भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। एक तो नाम शोएब मलिक का लिया, हारिस सोहेल, अभी जिस मैच का जिक्र कर रहे हैं कश्मीर प्रीमियर लीग का, हारिस सोहेल भी बैटिंग कर रहे थे। हारिस सोहेल को भी एक कंट्रोवर्सी हुई फैसल इकबाल के साथ, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फरामोश कर दिया। हालांकि 2019 का जो वर्ल्ड कप है, आप हारिस की परफॉर्मेंस देख लें, लेकिन शान मसूद कहां पर है? शान मसूद का आज हम नाम क्यों नहीं ले रहे? जो हमारे मेरे ख्याल में सारे फॉर्मेट्स में एक बेस्ट बैट्समैन है, जो इंग्लैंड में उसने रन्स के अंबार लगाए हुए। बल्कि आज ये खबर आई है कि डार्बीशायर काउंटी शान मसूद का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहती थी नेक्स्ट सीजन के लिए, लेकिन उसको एक और अच्छी ऑफर आई किसी और काउंटी से। तो उसने मिकी आर्थर, जो उसको लेकर गए थे डार्बीशायर में, उनसे माजरत की कि नहीं, अगले सीजन में मैं कहीं और जाके खेलना चाहता हूँ। हम शान मसूद को 11 तो दूर की बात, हम 16-17 के स्क्वाड में भी रखने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करना होगा सिलेक्शन में भी। ठीक है, हमारी क्रिकेट बहुत अच्छे हालात में नहीं है। हमारे पास ये जो हम ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लेकर आए थे, वो पिछले दिनों हमारे एक मशहूर सियासतदान है, वो कह रहे थे भाई अगर किसी को शेर की खाल पहना दें तो कोई शेर नहीं बन जाता। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलियन सिस्टम का नाम लेने से हम अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलियन क्वालिटी के प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं करते। हमारे पास जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, हम उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं कर रहे? हम अपनी सिलेक्शन में थोड़ा नैरो माइंडेड होने के बजाय ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है। मेरे ख्याल में शान मसूद को भी इंसाफ की जरूरत है। एटलीस्ट वनडे फॉर्मेट में तो आज भी शान मसूद फिट हो रहे हैं, और अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप को सामने रखते तो शान मसूद को भी हमें नजर में रखना होगा कि इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद हम शान मसूद को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखें, सवेरा, अदील, फवाद और मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम लोग इस वक्त फोकस करते हैं पाकिस्तान टीम को। अगर हम लोअर लेवल की क्रिकेट जिसकी फवाद बात कर रहे थे, वहां पर इतनी ज्यादा गड़बड़ है, इतनी नाइंसाफियां लड़कों के साथ हो रही है। किसी दिन अगर आप उसमें प्रोग्राम कर लें तो आपकी आंखें खुल जाएं कि हम कर क्या रहे हैं। हम इस 2022 में हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह टैलेंट का लोअर लेवल पर कत्लेआम हो रहा है और मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये बहुत एक अफसोसनाक पहलू है हमारे क्रिकेट। भट्टी साहब, बहुत बहुत वैलिड आपने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया, और इंशाल्लाह इस पे वाकई प्रोग्राम बनता है नेक्स्ट वीक, बल्कि हम कोशिश भी करेंगे कि इस पे कुछ जरूर बात करें। जैसे कि अभी आप लोअर लेवल की अपनी जगह आपने शान मसूद का जिक्र किया। हम मोहम्मद वसीम को भी सुनते हैं, फवाद साहब वो पता नहीं कोई मंतक़े दे रहे होते हैं कि जी वो बैटिंग ऑर्डर में फिट नहीं आता, वो तो ओपनर है। ओपनर ऑलरेडी हमारे पास बड़े पाइपलाइन में है, तो पाइपलाइन में पहले कौन था? अब आप देखें, अब खैर फवाद आलम का एक हमें जानशीन मिल गया, वो है शान मसूद। ये वो पाइपलाइन है जो आजकल कराची में जिन पाइपलाइन सीवरेज सिस्टम बाहर आ रहा है। जी। अब दूसरा जो एक बेचारा नौजवान, बल्कि मैं क्या बोलूं, आई डोंट नो, बिकॉज सऊद शकील अगले महीने मैं अभी देख रहा था इनकी डेट ऑफ बर्थ 27 साल के हो जाएंगे। 46 फर्स्ट क्लास मैसेज हैं लिस्ट ए में। इस बंदे की कोई 48-49 की जो है इसकी एवरेज है, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। आई मीन दिस सीरीज वाज अ परफेक्ट सीरीज जहां पे हम सऊद को खिला सकते थे और उसको कॉन्फिडेंस दे सकते थे, बट आउट ऑफ नोवेयर सलमान आगा कम्स इन और टीम में जगह उन्होंने अपनी कंसोलिडेट कर ली। तो फवाद साहब, फिर हम कुछ बोलें तो लोग कहते हैं यार ये फेवरेटिज्म चल रहा है एनालिस्ट और सहाफियों की तरफ से,
लेकिन कुछ समझ में नहीं आती बातें। क्या आप समझा सकते हैं हमको कि ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, समझ में कोई बात इसलिए नहीं आती कि आप एक प्लेयर को टीम के साथ रखते हैं, उसे खिलाया जाता है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि आपने अगर एक प्लेयर में पोटेंशियल देखी है तो उसे कम से कम आप 4-5 वनडेज दे दें और 3 टेस्ट मैचेस देख लें। उसमें अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो उसे कम से कम ये इत्मीनान हो जाएगा कि वो आगे जिस इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके लिए तैयार नहीं है। तो वो भी सुकून से वापस जाएगा, अपने आप को बेहतर बनाएगा। लेकिन उसे ये बता दें कि इतने मैच तो आप रन करें या ना करें, आपको मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों को तो हम खिलाते चले जाते हैं, उनको एक इत्मीनान होता है कि जी आप खुल के खेलें। कुछ प्लेयर्स को के साथ हम ये करते हैं कि एक आध मैच में भी अगर अच्छा नहीं करते तो वो टीम से बाहर हो जाते हैं। तो वो बहुत कम होता है कि वो बगैर खौफ के आए और अपनी जिस किस्म की क्रिकेट वो खेलते हैं वो खुल के खेलें। तो हम प्लेयर बना नहीं रहे। उस प्लेयर बनाने के चक्कर में एक प्लेयर आता है, फिर वो बाहर हो जाता है। जब वो बाहर हो जाता है तो वो जहनी तौर पे इतना कमजोर हो जाता है कि जब वो वापस आता है तो फिर वो खौफ में खेल रहा होता है। तो जब वो खौफ से नहीं निकल पाता तो वो डिलीवर कैसे करेगा? अब मैं आपको, मुझे, हम तीनों को अगर खौफ रहेगा कि हमें अगला प्रोग्राम में बैठना है या आपने बुलाना है या नहीं बुलाना है, तो हमारी परफॉर्मेंस में फर्क आ जाएगा। तो वो एक अलग परफॉर्मेंस होती है जब आपको पता होता है कि आप टीम के साथ हैं, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक वक्त आपको पता है कि जी आप देखा जाएगा कि आज आप क्या करते हैं तो फिर कल आपको दूसरा चांस मिलेगा। तो जब हम एक बंदे की परफॉर्मेंस को उसे देखते हैं तो हमें उस हिसाब से उसे अपॉर्चुनिटी दें। दूसरा, साथ साथ अभी बात में सुन भी रहा था, एक चीज पे हम सब ने जरूर बात करनी है कि जो ये हमारा डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स का खत्म हो गया है ना, उससे बच्चों में और खौफ आ गया है, क्योंकि अब उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वो बेखौफ कैसे खेलेंगे? और हमने, बदकिस्मती हमारे यहाँ ये होती है कि हम एक सिस्टम को चलते फिरते बंद कर देते हैं और नया सिस्टम ले आते हैं। हालांकि ये भी हो सकता था कि वो साथ में पैरेलल चलता रहता और हम देखते कि अगर ये सेट हो गया तो उसको बंद कर देते। तो हमारे पास कोई और सिस्टम तो है ही नहीं। तो इसी वजह से नीचे से आपके यहाँ प्लेयर्स नहीं आ रहे और ये सिस्टम चलता रहा तो आपको 2-3 साल बाद घर से बुला के प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा। आपको क्वालिटी क्रिकेटर नहीं मिलेगा, आपका हॉकी वाला हाल होगा। ये बात बहुत से लोग समझ नहीं रहे, और वो समझ, पहले वो भी बहुत से लोग ये बात करते हैं, लेकिन जब वो क्रिकेट बोर्ड में किसी पोजीशन पे ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है वो सही कर रहा है। राइट, बिल्कुल। यूनिफॉर्मिटी का तो बहुत शदीद मसला है। जब पीसीबी में कोई बदलता है, जब हेड्स बदलते हैं, पूरे डोमेस्टिक सेटअप का इधर से उधर उथल पुथल हो जाती है। और यही जो इनकंसिस्टेंसी है, कभी डिपार्टमेंट्स अकेले खेल रहे होते थे, कभी डिपार्टमेंट रीजन खेल रहे होते थे, यही इनकंसिस्टेंसी हमें फिर आगे परफॉर्मेंसेज और प्लेयर क्वालिटी में भी दिखती है। बट भट्टी साहब, फिर एक और चीज़, जिस तरह कॉन्फिडेंस की बात की फवाद साहब ने, कॉन्फिडेंस जिसको देना है उसको देना है, मगर जिसको नहीं देना उसको बिल्कुल नहीं देना। मोहम्मद रिजवान जो कि इवेंचुअली कॉन्फिडेंस गेन करके कल उन्होंने अपने फिर कुछ जौहर दिखाए, मगर पिछली, अगर कल की परफॉर्मेंसेस से पहले पिछली 7 परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो 159 था एंड मोहम्मद रिजवान क्लियरली स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। आपको ओडीआई और टेस्ट में रेगुलरिटी में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। पहले मैच में भी जो है वो विकेट कीपिंग में भी स्ट्रगल करते हुए दिखे थे। बट पॉइंट वो ये कि उनके पीछे बैठा कौन है? कोई अवेलेबल ही नहीं है। सरफराज को आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है कि सरफराज तो पता नहीं उनकी वापसी होगी कि नहीं होगी। रुहेल नजीर को आप तैयार कर रहे थे, फिर वो भी आपकी गुड बुक्स में से निकल गए और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, अभी केपीएल में दिख रहे हैं। फिर आपने मोहम्मद हारिस को ट्राई किया, मगर लगता ऐसा है कि कच्चा तोड़ लिया मोहम्मद हारिस को। तो रिजवान के पास तो पीछे कोई है ही नहीं कि जिसपे उनको ये थ्रेट हो कि हाँ जी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो कौन आएगा? देखिए सवेरा, हम प्रोग्राम के स्टार्ट में बात कर रहे थे इंग्लिश सिस्टम की जी। इंग्लैंड की हम क्रिकेट टीम को देख लें, इस वक्त जॉस बटलर भी खेल रहे हैं और जॉनी बेरेस्टो भी खेल रहे हैं। तो अगर रिजवान बेस्ट है हमारे पास, नो डाउट रिजवान आउटस्टैंडिंग है। पिछले 2-2.5 साल से रिजवान ने जो परफॉर्मेंस दी है, लेकिन सरफराज को जिस तरह हमने एकदम से निकाल के साइड पे कर दिया। कल रात अगर आपने केपीएल का मैच लेट नाइट खत्म हुआ तकरीबन 1:30-2 बजे, उसमें सरफराज की मैच विनिंग परफॉर्मेंस देखी हो तो वो कॉन्फिडेंस देने की बात है ना। यहाँ पर कई बार हम ख्याल ग्रुप का एक वो बात सुनते हैं कि भाई पाकिस्तान टीम में ये हम ख्याल ग्रुप है। कई बार रोटी ग्रुप की बात करते हैं। जिसको हमने कॉन्फिडेंस देना है उसको तो बहुत देना है, और जिसको कॉन्फिडेंस नहीं देना तो सऊद शकील को देखे ना, बगैर खिलाए एक आध मैच खेले
और फाइनली सऊद शकील, मुझे नहीं लगता कि अब सलमान अली आगा ने टेस्ट में भी 50 कर दिए, वनडे में भी 50 कर दिए, तो फौरी तौर पे तो सऊद शकील की मुझे वापसी नजर नहीं आ रही। फिर अगर मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात करें, कोई 73-74 टेस्ट मैच खेल गए असद शफीक। अब असद शफीक को हमने बिल्कुल फरामोश कर दिया, बल्कि कल परसों शायद असद शफीक ने केपीएल में भी 100 मारे। तो मतलब हम एकदम से अपने सिस्टम में लड़कों को अचानक ले आते हैं और अचानक उनको ये देखे बगैर कि उनकी मंजिल क्या है बस में से उतार देते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी सोच और अप्रोच दोनों चेंज होने की जरूरत है। अब हम 2022 में हैं, अब वो सिस्टम नहीं है कि हम 80s में या 70s में। अब देखें मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर चीज मीडिया में आ रही है। लिहाजा बाबर आजम को भी सोचना चाहिए कि अगर लॉजिकल उसकी सिलेक्शन है तो हमें कन्विंस कर दे। अदरवाइज देखें, सरफराज इतना बुरा नहीं है। रोहिल नजीर, उस बेचारे का भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। बिल्कुल सवेरा ने सही कहा कि हारिस को कच्चा, जिस तरह हम कोई फल तोड़ते हैं उसी तरह हारिस को डाला। हारिस बेचारा जब फेल हुआ वेस्ट इंडीज की सीरीज में तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रिजवान ने गिलव्स उतार के उसको दिए कि आप विकेट कीपिंग करें। तो मेरे ख्याल में या तो ठीक है, हमें अगर 2023 के वर्ल्ड कप को, एशिया कप को नेक्स्ट ईयर भी एशिया कप है पाकिस्तान में 50 ओवर का, तो इन सारे इवेंट्स को अगर हम सामने रखें तो सरफराज को हमें प्रमोट करना चाहिए। सरफराज को कह दें कि भाई देखें, 2023 के वर्ल्ड कप तक आप हमारे प्लान में शामिल हैं, उसके बाद हम आपको खुदा हाफिज कह देंगे। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में यही होता है, पहले प्लेयर्स को बता दिया जाता है कि देखें अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब रिसेंटली आप देखें ना कि बेन स्टोक्स ने किस तरह वाइट बॉल फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस की। हमारे यहाँ तो इन चीजों का तस्वुर नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब ओडीआई से तो अब हमें कुछ ना कुछ अपनी क्रिकेट में नई चीजें लानी होगी। अब हमने नई चीज क्या लेकर आए, हमने अपनी डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करके एक तो सैकड़ों प्लेयर्स और क्रिकेट से रिलेटेड जो फॉर्मर प्लेयर्स थे उनको बेरोजगार कर दिया। फिर जो हमें एक अच्छा खासा चलता हुआ सिस्टम था उस पे ऑस्ट्रेलियन मोहर लगाने के चक्कर में हमने, वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, तो हम अपनी चाल भी भूल गए। लिहाजा अब हमें कुछ ना कुछ सबक सीखने की जरूरत है इन गलतियों से। एब्सोल्युटली ज़ाहिर है ये एक पाकिस्तान टीम सिलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है कि ज़ाहिर है इसमें हर एक को मुतमईन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वाकई एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जिन पर नजरें कराम है उन पर बड़ी खास नजरें कराम है। अभी मैं हसन अली का अभी हमारे पास हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें यह आया है कि जी हसन अली अभी भी कमबैक के लिए पुरुमीद हैं और वो कह रहे हैं बस 1-2 मैचेस में परफॉर्म कर लूंगा और मैं फॉर्म में आ जाऊंगा एंड आई विल बी बैक इन पाकिस्तान साइड। मैं अभी हम लाला से भी बात कर रहे थे परसों, हम ये कह रहे थे कि हमने पूरा 1 साल हसन अली को चांस दिया है। आई मीन चाहे वो T20 वर्ल्ड कप से स्टार्ट कर लें, उससे पहले हम स्टार्ट कर लें, वो बंदे को हम खिलाए जा रहे थे। कई मौक़ों पे हमें ऐसे लगा कि भाई बेंच स्ट्रेंथ है आपके पास, चलो शाहनवाज दहानी को खिला दो। अब शाहीन जब पहले मैच में नहीं थे तो पाकिस्तानी बॉलिंग बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी और अच्छे खासे रन सबने दिए थे। सो ये अब बाबर ज़ाहिर है उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट से है फवाद साहब पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से। सो एक सवाल जो मैं अक्सर पुट फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ कि क्या बाबर की जो बैटिंग की ग्रेटनेस है, जो उनकी जो माशाल्लाह छाए हुए हैं, माशाल्लाह जिस तरह वो रन स्कोर और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, अभी आशिम आमला का रिकॉर्ड भी उनके सामने एक और 5000 रन वाला सामने नजर आ रहा है, तो ये क्या उनकी बैटिंग की ग्रेटनेस है जिसकी वजह से इनकी कप्तानी के जो ये डिसीजंस हैं उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं या दे आर ब्रशिंग इट अंडर द कार्पेट बिकॉज एक क्लियर कट एक फेवरेटिज्म चल रहा है यहाँ? फवाद साहब सॉरी जी फवाद साहब आवाज आ रही है आपको? ओहो आई थिंक फवाद साहब आवाज आ रही है आपको हमारी? नहीं आई थिंक फ्रीज हो गया। भट्टी साहब आप तो सुन रहे थे मेरे ख्याल से, आप ये मेरी तकरीर जो थी पुरजोश तकरीर जी क्या कहेंगे? आप जब भी तकरीर करते हैं हमें अच्छा लगता है, हम तो आपको एक अरसे से सुनते आए। बहुत शुक्रिया। अभी आप जो हसन अली की बात कर रहे थे ना, हसन अली की जैसे ही बात होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक रोटी ग्रुप बड़ा मशहूर है। तो अगर आपको किसी हमख्याल ग्रुप या रोटी ग्रुप के आप मेंबर हो तो फिर परफॉर्मेंस करे ना करे आप टीम के साथ रहते हैं। भट्टी साहब, तो रोटी ग्रुप से भी लोग बाहर जा रहे हैं, फहीम अशरफ को भूल गए हैं आप। नहीं, 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 नहीं,
लेकिन सवेरा फहीम अशरफ के साथ भी नाइंसाफी हुई ना। बिल्कुल। जब उनको ड्रॉप करना चाहिए था उस वक्त नहीं किया गया, जब उसको श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खिलाने चाहिए थे वहां हमने फहीम अशरफ को नहीं खिलाया। बटी साहब, मैं वही कहती हूँ ना कि नादान दोस्त भी जो है वो बड़ा मुश्किल में डाल सकता है आपको। यही हम हसन के लिए जो बात कर रहे हैं, हसन को जल्दी अगर ड्रॉप कर दिया जाता तो एटलीस्ट एट द स्टेक ऑफ एशिया कप और शायद वर्ल्ड कप का स्टेक ना लग जाता उसके लिए। ये जो अभी अदील बात कर रहे थे जी, ये देखिए बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है कि अगर आपकी बैटिंग में ग्रेटनेस है, ठीक है, आप बहुत बड़े क्रिकेटिंग ग्रेट्स में इस वक्त शुमार होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिर कप्तान बनकर आप कुछ ऐसे फैसले कर लें जो लोगों को जहन कबूल ना करें। तो देखिए, हम और आप तो सिर्फ यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग फिरोजपुर रोड पर उस कजाफी स्टेडियम के कमरों में बैठे हुए हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि अगर कोई गलत फैसला हो रहा है, फिर क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, रमीज राजा क्रिकेटर हैं, जाकिर खान क्रिकेटर हैं, नदीम खान क्रिकेटर हैं, तो अगर क्रिकेटर्स के होते हुए लड़कों के साथ नाइंसाफी हो रही है तो फिर इसका मतलब है हमारे सिस्टम में तो बहुत सीरियस किस्म के मसाइल हैं। इन मसाइल को तो मैं और आप तो खत्म नहीं कर सकते, हम तो उन मसाइल को हाईलाइट कर सकते हैं। ये तो फिर रमीज राजा और उनकी जो टीम है उसकी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को ठीक करें और पाकिस्तान क्रिकेट को राइट डायरेक्शन पर लेकर आए। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है, मतलब जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि जब चेयरमैन पीसीबी की तरफ से एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ जाए कि बाबर आजम से आगे मुझे कुछ नहीं दिखता, तो फिर इसका मतलब ये है कि बाबर आजम के पास अगर कमान है, कंप्लीट कमांड भी उनके पास ही है, तो इवेंचुअली उनसे ही सवाल पूछा जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या टीम की परफॉर्मेंस है। अच्छा सवेरा, अब मैं थोड़ी इससे हट के बात कर रहा हूं। जो अभी आपने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की कही ना, उनकी सोच कब तब्दील हुई? जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, उसके बाद रमीज राजा की बाबर आजम के बारे में बिल्कुल राय तब्दील हो गई। मैं आपको सितंबर का गालिबन सेकंड वीक था, इस्लामाबाद में हम एक दावत में रात को इनवाइटेड थे, वहां पर रमीज राजा भी मौजूद थे और सुबह पाकिस्तान न्यूजीलैंड का वनडे इंटरनेशनल था जो बाद में मंसूख हो गया, वो सीरीज खत्म हो गई। उस रात को रमीज राजा वहां पर, मैं था, काशिफ अब्बासी थे, हामिद मीर थे, राना जवाब थे, आलिया रशीद के घर पे असल में वो दावत थी, रऊफ क्लासरा थे, अपने फहद हुसैन थे, जितने टॉप के, मोहम्मद मालिक, जितने टॉप के एंकर्स पाकिस्तान के उस रात को वहां मौजूद थे। और पब्लिकली रमीज राजा उस रात को बाबर आजम के बारे में जिस तरह बात कर रहे थे, तो मैं फिर सोचता हूँ कि एक मैच जीतने से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की राय तब्दील होगी। इस वक्त तक तो रमीज और बाबर आजम अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान टीम को इस तरह लेके आगे नहीं जा सकते। लेकिन बाबर आजम ने नो डाउट अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी कप्तानी से पाकिस्तान टीम को जीत की डगर पे डाला और चेयरमैन की राय भी तब्दील की। लेकिन अभी भी बाबर आजम, अगर हम ये नहीं कह रहे कि डेलिबरेटली वो सब कर रहे हैं, हो सकता है कि नादानिस्तगी में ये सब कुछ कर रहे हो। बिल्कुल, इंसान अगर गलती से सबक सीख ले और अपनी गलती मान ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बेहतरीन, बेहतरीन। चलें जी भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। एज ऑलवेज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर। ऑलराइट, सो अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने। भट्टी साहब से हमें बात हो रही थी, फवाद मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आके विल टॉक अबाउट द हॉकी इलेक्शंस। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इलेक्शंस हो गए, व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट, अपने नुमाइंदे से हम राब्ता करेंगे। टिल देन डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग गेम सेट मैच। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। अदील और सवेरा आपके साथ हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं और जाते जाते आखिरी टॉपिक इस वीक का इट्स गोइंग टू बी द हॉकी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो इलेक्शंस हैं वो आज हो गए हैं। अगले 4 साल के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन किन के हाथ में होगी इसका फैसला हो गया है। और इस हवाले से बात करने के लिए आज के दिन की पूरी कार्रवाई जो हॉकी क्लब जो कराची में हुई थी, हमारे नुमाइंदे खिजर वहां पर मौजूद थे और खिजर हमें अभी ज्वाइन भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खिजर।
अच्छा खिजर हमें अभी ज्वाइन करते हैं। अच्छा जी, तो सीन ये हुआ है, मैं आपको बताना चलूँ कि जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंटरवेंशन की थी रिसेंटली। अभी उन्होंने कहा था कि जी इनके इलेक्शंस तो कुछ महीने पहले हो जाने चाहिए थे, वो इलेक्शंस नहीं हुए हैं। उस वक्त जो सेटअप था वो फिर डिसॉल्व कर दिया गया। और जो उस वक्त सेक्रेटरी थे इम्पोर्टेंट, आसिफ बाजवा साहब इम्पोर्टेंट फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनका जो दौर है वो अपने अख्ताम को पहुंचा और फिर नए इलेक्शन का क़याम, उनको डेट वगैरह अनाउंस की गई। हैदर हुसैन वाज ब्रॉट इन एज द एक्टिंग सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, और उनकी अपनी निगरानी में, बाय द वे ये बताते चलें कि ये पूरा प्रोसेस बड़ा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई थी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो इस पूरे मामले में एंगेज था। ये पूरी कार्रवाई जो है ये आज निमट गई है, और खोकर साहब जो हैं वो तो अपनी जगह प्रेसिडेंट रहेंगे, लेकिन जो मेन एग्जीक्यूशन वाला बंदा होता है, द मेन आई वुड से कि जो मेन डूअर होता है ऑफ ऑल द थिंग रिगार्डिंग हॉकी, और हैदर हुसैन कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम करने के बाद नाउ ही विल बी मैनेजिंग द कंट्री अफेयर्स। सवेरा बड़े इंटरेस्टिंग थिंग्स इन हैंड, स्पेशली द मैक्स। यस, मैं यही कहने वाली थी, लेट्स होप कि ये जो लीग है ये प्रॉपर्ली हो जाए, द मैक्स वो जेपटाइज ना हो इन सारी चेंजेस की वजह से, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये लीग होना बहुत ज़रूरी है। बट ये सारी और डिटेल्स आज इलेक्शन की क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स हैं, आपको हमने अपडेट तो बता दी कि कौन क्या बन गया है, बट क्या होता रहा कराची हॉकी एसोसिएशन में और क्या होता रहा यहाँ कराची में। खिजर हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। जी खिजर। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सदर पीएचएफ खालिद सज्जाद होकर एक बार फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो है सदर मुंतखब हो जाएंगे, इसी तरह जो हैदर हुसैन जो कि कराची हॉकी एसोसिएशन से उन्होंने अपना एक नाम बनाया और पाकिस्तान हॉकी एसोसिएशन तक गए, वो अब सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। तो 4 साल के लिए खालिद सज्जाद होकर सदर और हैदर हुसैन सेक्रेटरी पीएचएफ मुंतखब हो गए हैं। और मुंतखब होने के बाद सबसे पहले तो ये था कि उनके जो है वो बिला मुकाबला दोनों जो कैंडिडेट हैं वो मुंतखब हुए हैं, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची प्रेस क्लब में। अमूमन हम ये देखते हैं कि जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मुख्तलिफ ओलंपियंस की जानिब से, माजी में हम देखते रहते करप्शन के इल्ज़ामात, और करप्शन ये एक ऐसा वर्ड है जो कि शायद तमाम ही शोबाजात से जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ने आज एक साबिक सेक्रेटरी और एक पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम शहबाज सीनियर का उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लेकर कहा है कि मैं खामोश था उस वक्त क्योंकि ऑडिट हो रहा था, अब ऑडिट रिपोर्ट आ गई है और करप्शन के जो है बहुत ज़्यादा सबूत हैं, और वो अगर पब्लिक कर दें तो शहबाज सीनियर बच नहीं पाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि वो लाहौर जाकर जो है वो इसको पब्लिक भी करेंगे। साथ साथ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो डबल शाह हैं उसकी भी गूंज रही कि ये आखिर डबल शाह कौन है। तो एक और सेक्रेटरी का नाम है कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से पैसे लेकर अकाउंट खुलवाए, उधर पैसे रखे गए, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि हमारे पास ये बहुत सीरियस खिजर, ये बहुत सीरियस बातें हैं जिन पे मुझे लगता है डेफिनेटली इनको लेना चाहिए, बिकॉज हम अपने सीनियर्स की बात करते हैं, जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनकी बात करते हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। बट थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस खिजर। और यहाँ वक्त खत्म हो गया गेम सेट मैच का। आप लोग अपना ख्याल रखें, हैव अ गुड वीकेंड, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।